नमस्कार दोस्तों, अरविंद मेवाड़ा क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने पहली क्लास कंप्लीट की थी मेंसुरेशन की, जिसमें 2 डायमेंशनल हमने कवर किया था और उसमें हमने 2-3 तरीके देखे थे। क्या देखे थे? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल निकालना, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल निकालना, ये सारी चीज़ हमने फाइंड आउट की थी। आज उससे एक स्टेप और आगे बढ़कर देखते हैं यहाँ पर कि हमें अगर विकर्ण निकालना हो तो विकर्ण आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि किसी भी समबाहुभुज का विकर्ण निकालना हो कि उसमें कितने विकर्ण हैं। अगर भुजाएं दे रखी हैं, अगर विकर्ण दे रखा है तो भुजाएं कितनी हैं, ये सारी रिवर्सिबल प्रोसेस सारी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए। ठीक है, किसका क्षेत्रफल? समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन। ठीक, रेगुलर पॉलीगन का। यहां तक आपको समझ में ठीक से आ चुका होगा। ठीक है, कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो हम आज विकर्ण पर ध्यान देंगे सबसे ज़्यादा। ठीक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेता है कि अगर हमें n = 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, तो ये तो हमें पता है कि n = 5, 6, 7 का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है। तो वो चीज़ हमने कल डिस्कस की थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि अभी बेसिक चल रहा है और बेसिक क्लासेस चलती रहेंगी थोड़े दिन। उसके बाद में मैं आपको इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। हालांकि ये बात मैं आपको यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेंसुरेशन का जितना भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उसका सारा का सारा हम बिल्कुल प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा साथ जुड़कर प्रैक्टिस की है तो इसके बाद में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बात करते हैं विकर्ण की। तो विकर्ण कैसे निकाला जाए? किसी भी समबाहुभुज का विकर्ण निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद रखना है। सिर्फ उस फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे के सारे जितनी भी भुजाएं, कोई सा भी समबाहुभुज हो, उसका हम यहाँ पर विकर्ण फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए। फॉर्मूला यहाँ पर है n-3/2। ठीक, अब हम फॉर्मूला तो लिख देते हैं, लेकिन हमें यह भी पता करना होता है, ये भी फाइंड आउट करना होता है कि ये फॉर्मूला जो लिखा है, क्या ये फॉर्मूला सही है। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला सही है? तो आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल बता दूं दोस्तों कि हम यहाँ से एग्जाम्पल लेकर देखेंगे। तो एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर। चलिए n = अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है n = अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 4, n = अगर 4 लिखा है तो आप n = 4 से क्या समझते हैं? आप n = 4 से ये समझते हैं कि यहाँ पर समबाहुभुज कौन सा है? 4 भुजाओं वाला है। ठीक है, चतुर्भुज है। चूंकि इसकी चारों भुजाएं सेम हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? वर्ग बोल देते हैं। ठीक है, वर्ग बोल देते हैं, या फिर सिंपल सा इसको बोलिए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन ही ऐसी बॉडी है जो 2D को, पूरी 2D को कवर करती। ठीक है, पूरी की पूरी द्विमीय आकृति को, पूरी की पूरी 2D, जो 2 डायमेंशनल हमारा एक पूरा का पूरा पोर्शन है, उसको कवर करता है रेगुलर पॉलीगन। शर्त क्या है? शर्त यह है रेगुलर होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। ठीक, सम होना चाहिए, कोई सा भी हो सम होना चाहिए, सारी भुजाएं समान होनी चाहिए। यहां पर भी वही कंडीशन है, समान भुजाएं। ठीक है, अब ये पता चला हमें कि n = 4 है, तो यहां पर विकर्ण की संख्या क्या होगी? मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूं, फॉर्मूलेशन निकालना है यहाँ पर, देख लेंगे प्रैक्टिकली क्या है। यहाँ पर n = यहाँ पर जो विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 2 है, 2 होंगी। ठीक है, विकर्ण की संख्या क्या होंगी? 2 होंगी। बात यहाँ पर क्लियर हुई। अब यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देखते हैं। यहाँ पर n = कितना दिया? 4, तो मैंने n = यहाँ पर 4 टांगा। ठीक है, 4 - 3/2, यहां से कितना बचा? 1 बचा। ठीक, मतलब 4/2, यहां से हमने काट दिया तो ये क्या हुआ? 2। मतलब यहां पर ये समझ में आया कि जो n = 4 है, मतलब जो हमारा वर्ग है, जो हमारा रेगुलर पॉलीगन है, उसकी भुजा कितनी है? 4। तो उसमें वर्ग की संख्या कितनी, विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? डायगोनल की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। बात यहां पर क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इससे एक स्टेप और अगर आगे बढ़ के देखते हैं कि अगर मान लीजिए n = यहां पर 6 दे दिया, n = 6 दे दिया। ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सीरियसली लेना इस बात को। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन सिर्फ इस छोटे से फॉर्मूले की वजह से हमसे नहीं बन पाते हैं, तो यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, n = अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दिया, तो n = अगर 5 है तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर n की वैल्यू, चलिए यहाँ से n = 5 है तो n की वैल्यू 5 - 3/2। ठीक,
5, यहां से कितना बचा, 2 बचा, 5 10/2, ठीक है, यहां से कितना निकला 5। बात क्लियर हो गई, ठीक। कितना है यहाँ पर 2 बचा था, 5 दूने 10, कितना बचा 5 बचा। n इक्वल टू अगर यहाँ पर 6 है, मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया कि अगर n इक्वल टू जो पंचभुज है उसमें हमारे विकर्ण कितने होंगे, 5 विकर्ण होंगे। पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे 5 होंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर n इक्वल टू 6 है तो 6 यहाँ पर रखा, 6 माइनस 3/2, तो 6 इंटू 3/2, 2 3, मतलब यहाँ पर कितना है 9 विकर्ण। विकर्ण ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल, ठीक। बात आपको क्लियर हो चुकी है, डायगोनल, ठीक। यहां से अगर मान लीजिए n इक्वल टू 7 8 9 10 11 कितने भी यहां पर दे दिए जाए तो विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, विकर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस करते हैं, क्या है रिवर्सिबल प्रोसेस, आगे देखते हैं। आइए यहां पर देखते हैं दोस्तों, हमने देखा यहां पर कि विकर्ण की संख्या फाइंड आउट कैसे की जाती है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, विकर्ण की संख्या हमें पता चल जाएगी। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर n इक्वल टू अगर 3 आ जाए तो, ये क्या होता है, n इक्वल टू 3 त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या 0 होती है, विकर्ण की संख्या, विकर्ण होते ही नहीं है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते, ये बात हमें ध्यान रखना है। त्रिभुज में सिर्फ लंब होते हैं, एक दूसरी भुजा पर डाले गए लंब होते हैं, ठीक है, ये वाले एक दूसरी भुजा पर डाले गए लंब होते हैं, ना कि विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसी में आगे बढ़कर देखेंगे दोस्तों कि हमने देख लिया यहाँ पर विकर्ण की संख्या निकालना। अगर मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए, क्वेश्चन क्या आएगा कि n इक्वल टू 8 के लिए, n इक्वल टू 8 के लिए विकर्ण की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या क्या होगी। डायगोनल का नंबर हमें फाइंड आउट करना है अगर n इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, यहां से वैल्यू पुट करने के बाद में आपको यहां से पता चल जाएगा कि n इक्वल टू जो हमारे विकर्ण की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20। कैसे आ जाएगी कि 2 से ये 8 को तो पहले काट दिए, 4 बचा, 4 और यहां से कितने बचे 5, 4 5 कितना होता है 20 होता है, ठीक। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा घुमा दिया तो हम भी घूम जाते हैं, पलटी खा जाते हैं। कैसे, अगर विकर्ण की संख्या, विकर्णों की संख्या, अगर विकर्णों की संख्या 135 गिवन है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो बताइए भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रिवर्सिबल हुआ दोस्तों। हमें क्या दे दिया यहां पर, हमें दे दिया यहां पर कि विकर्णों की संख्या 135 है, तो हमें भुजा निकालनी है, भुजा की संख्या क्या होगी, भुजा कितनी होगी, ठीक है। ये हमें पता नहीं है कि अब कौन सा शेप बनने वाला है, लेकिन हमें यह पता है कि यहां पर विकर्ण कितने हैं 135। दो चीजों में से एक यहां पर गिवन है। कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके, सिंपल सा, n माइनस n इंटू n माइनस 3/2 इक्वल टू ये 135 है। विकर्णों की संख्या चूंकि हमें क्या दिया है, विकर्ण बराबर n इंटू n माइनस 3/2, ठीक, यही चीज है, तो इसके बराबर 135 है, ठीक। इसको उधर लेकर गए तो यहां से कितना बचा n माइनस 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 270। बात यहां तक क्लियर हुई। अब दोस्तों इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। दो तरीके कैसे, दो तरीके ऐसे हैं कि n की वैल्यू अपने हिसाब से ऑप्शनल, अब ऑप्शन आएगा ही, ठीक है, ऑप्शन दे दिए यहां पर, कितने भी 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन यहां पर रखकर देख लीजिए, आपको वहां से वैल्यू पता चल जाएगी। ऑप्शन का इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शन का जो सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन वाला जो ऑप्शन होता है वो बहुत ही शानदार होता है, उससे बहुत जल्दी आंसर निकल कर आते हैं। अब यहाँ से देखें, हम मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैं रखूँ 10 और यहाँ नहीं 10 और 27, ना 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 17 नहीं 14, तो यहाँ पर 12, ये भी नहीं आएगा, 15, तो यहाँ पर कितने जाएंगे
14 12 कहाँ से आएगा, यहाँ पर 11 आएगा ना, फिर 11 नहीं होगा, 14 15 12 नहीं होगा, 16 में 3 जाएंगे 13, 16 48 नहीं होगा, 17 3 15 ये भी नहीं होगा, 18 और 15 8, हाँ ये ऑप्शन सही है दोस्तों। यहाँ से देखा दोस्तों हमने कि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 18 रखते हैं, n की वैल्यू अगर 18 रखते हैं तो ये हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि विकर्ण 135 थे, उसमें भुजा की संख्या कितनी हो गई 18, मतलब यहाँ पर भुजा कितनी निकल कर आ गई हमारे पास 18। ठीक है, इसको सोल्व करने का एक और तरीका है, वो तरीका भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते मत करिए, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ऑप्शन दिया है तो बहुत ही वेल एंड गुड है, अगर ऑप्शन से करते हैं आप तो यहाँ से भुजा की संख्या कितनी आ गई 18, ये तो हमने ऑप्शन से किया, ठीक है। अब हम इसको सिंपल सोल्व करें तो कैसे करेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ से देखें दोस्तों n - 3 = 270, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो n² - 3n = हो गया कितना 270, इसको मैं इधर लेकर आता हूं तो n² - 3n - 270 = 0। अब हमें करना क्या होता है इस इक्वेशन में, अगर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी है तो मैंने पिछले जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूं कि इसको कैसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पर भी हम आपको बताऊंगा। तो यहां से देखा दोस्तों हमने कि n² - 3n - 270, तो 270 का मल्टीप्लाई इसके गुणांक में करते हैं, ठीक है। इसकी जो इकाई है उसमें करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जिसका गुणा होता है उसमें करते हैं, और इन दोनों को जो गुणा करते हैं इन दोनों को जोड़ने घटाने के बाद ये 3 आना चाहिए, वो भी माइनस का, ठीक। तो कैसे किया जाए, अभी हमने देखा 18 लिया था हमने, तो यहां पर 18 - 15 अगर किया जाए तो यहां पर कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। लेकिन अगर हम 15 - 18 किया जाए तो यहां से माइनस का 3 आएगा। बात क्लियर हुई, आपको समझ में आ गई। मतलब 18 जो है वो हमारे पास माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक। 18 जो है माय डियर फ्रेंड्स ये हमें माइनस का लेना पड़ेगा, राइट। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ये चीज समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर ये देखा कि हमने इस इक्वेशन को फिर से जमाया, कैसे जमाया, 15 और 18 हमें पता चला। यहाँ से क्या हुआ कि n² - 18 प्लस 18 ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी माइनस का 18 लिया जाएगा, -18 n प्लस 15 n - 270 = 0। बात यहाँ तक आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आगे चले हम, तो यहाँ से n कॉमन लिया, n कॉमन लेकर मैंने क्या देखा कि n - 18 हुआ, प्लस का 15 लूंगा। अगर मैं यहाँ पर माइनस का 15 लेता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमें चाहिए कि ये जो टर्म है इसी टर्म के बेस पे ये टर्म भी सेम आनी चाहिए। तो मतलब 15 का अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो n यहाँ से बचा, -18 यहाँ से बचा, ठीक है। डिवाइड करना होता है 15 का 270 में, ठीक। तो यहां से हमने देखा ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, सेम आ गए, तो यहां से n - 18 और यहां से n + 15, अगर मैं इन दोनों को 0 के इक्वल टू करता हूं तो n = आएगी प्लस की 18 और n = आएगा माइनस का 15, जो कि वैल्यू हमारे पास ये अकर नहीं करेगी, क्योंकि माइनस की वैल्यू कभी भी नहीं होती, ठीक है। तो जो प्लस की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ पर क्या निकल कर आएगी, भुजा की संख्या कितनी आ जाएगी, भुजा की संख्या आ जाएगी 18। ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। ये हमने देखा दोस्तों विकर्ण निकालना, अगर विकर्ण दिए हैं तो भुजा निकालना सीखी, अगर भुजाएं दी है तो विकर्ण निकालना सीखा। और ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बिल्कुल, अभी तो सिर्फ बेसिक है तो बेसिक के हिसाब से क्लास को चला रहा हूँ, इसके बाद में हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे पूरे के पूरे मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, 2D का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल हम देख लेते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है रेगुलर पॉलीगन का। तो अब देखते हैं हम एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्षेत्रफल मतलब सम बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना देखेंगे। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन सम बहुभुज
बहुभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समबाहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? एक फॉर्मूला होता है 1/2, फॉर्मूला याद रखना 1/2 ब्रैकेट, यहां पर आता है कि भुजाओं का परिमाप, या फिर क्या है यहां पर बहुभुज का परिमाप। ठीक है, भुजाओं का परिमाप तो नहीं, भुजाओं का योग होता है वो, बहुभुज का परिमाप। ठीक है, मतलब भुजाओं का योग, परिमाप। ये बात मैंने आपको बता दी है कि परिमाप क्या होता है। ठीक है, परिमाप होता है सारी भुजाओं का योग। किसी भी जो हमारी शेप होता है, आकृति होती है, उस आकृति के सारी भुजाओं का योग होता है हमारा परिमाप। मतलब क्या हुआ, 1/2 इंटू बहुभुज का परिमाप। बहुभुज में कोई सा भी शेप हो सकता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, जितने भी शेप होते हैं बहुभुज के अंदर आते, बशर्त है कि उनकी जो भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए। ठीक है, क्या कर लिया आपने यहाँ पर 1/2 इंटू बहुभुज का परिमाप, फॉर्मूला याद रखना, इंटू यहाँ पर आ जाएगी लंबवत दूरी। किसकी लंबवत ऊंचाई, सॉरी लंबवत ऊंचाई। ठीक है, लंबवत ऊंचाई या लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत ऊंचाई कर लेते हैं इसको, ऊंचाई या दूरी, बात बराबर है। अब बात बराबर कैसी है वो मैं आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली बताता हूँ। ठीक, ये बात हुई हमारी यहाँ पर क्या कि समबाहुभुज या रेगुलर पॉलीगन का हमारे पास अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा? इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास में एक डायग्राम बनाकर आपको बताता हूं कि इस फॉर्मूले का आखिरकार मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास n = 6 है, मतलब षटभुज है, तो षटभुज को हम कैसे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कैसे इसका समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो जानते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास 6 भुजाओं की एक आकृति है, 6 भुजाओं की आकृति मैंने ये बना दी यहाँ पर। ठीक है, ये बन गई 6 भुजा की आकृति। यहाँ पर सारी भुजाएं समान हैं, तो ए में इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, ये जो होता है इसका मिड पॉइंट होता है। ये क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। अब बात क्लियर करेंगे यहाँ पर कि बहुभुज का परिमाप 1/2 इंटू बहुभुज का परिमाप, मतलब रेगुलर पॉलीगन का पेरीमीटर। पेरीमीटर किसको बोला जाता है? जो सारी भुजाएं होती है उनका योग, जो सारी जितनी भी भुजाएं दे रखी होती है उनका योग होता है परिमाप। ठीक है, बहुभुज का परिमाप, यहाँ पर बहुभुज कितनी भी आकृति वाला हो सकता है, कितनी भी भुजाओं वाला हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हमने 6 की बात की है तो षटभुज का हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे। तो यहाँ देखा हमने दोस्तों कि ये जो पहली टर्म लिखी है बहुभुज का परिमाप, तो इनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है लंबवत ऊंचाई की, लंबवत दूरी की, तो कैसे निकाली जाए दोस्तों? एक भुजा से डाला गया ये जो लंब होता है, ये होता है हमारा लंबवत दूरी। कहां से? केंद्र से। ठीक है, ये किसी भी भुजा से डाला जा सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस भुजा से डाला, इससे भी डाल सकते हैं। ठीक, इससे भी डाल सकते हैं, इससे भी डाल सकते हैं। मतलब लंबवत दूरी का क्या मतलब हुआ, लंबवत ऊंचाई का क्या मतलब हुआ कि किसी एक भुजा से डाला गया लंब कहां तक? मिड पॉइंट, मतलब यहाँ पर सेंटर तक। ठीक है, ये होती है लंबवत ऊंचाई। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं समबाहुभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी कहानी रेगुलर पॉलीगन की। आगे जितनी भी बॉडीज आएंगी, जितनी भी हम अब यहाँ पर एक एक करके धीरे धीरे डिटेल में समझेंगे। जो हमारा वर्ग होता है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद में आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, जितनी भी हमारी आकृतियां हैं उनके बारे में डिटेल में समझेंगे। उनमें कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगर आपको वाकई समझ में आया है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।